साथियों नमस्कार, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके छोटे से परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। और साथियों उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक सुंदर और स्वच्छ माहौल में होंगे। हालांकि अब आपके पास थोड़ा सा प्रेशर होगा क्योंकि एग्ज़ाम की डेट और आपके एडमिट कार्ड निकल चुके हैं। उन सभी साथियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। तो साथियों आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही रुचि का टॉपिक है जो है मैथ। और इस वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये वीडियो ली है, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे और ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो शुरू से आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो हमारी मैथ्स पे प्रैक्टिस सेट है। ऐसी 3-4 वीडियो कल तक हम दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है, मैंने कहा बिल्कुल बेसिक पर आधारित है। देखिएगा, ये कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं साथियों होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर हों वही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जिन संख्याओं के केवल 2 भाजक होते हैं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है। जैसे हमने कहा कि भाई सबसे पहले हम कहें कि अभाज्य कौन सी हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 ... कौन सी हो सकती है? तो हम कहेंगे भाई 1 के जो फैक्टर हैं, जो भाजक हैं, वो केवल 1 है, तो इसलिए ये अभाज्य नहीं है। 2 के फैक्टर कितने हैं? 1, 2। 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं, इसलिए हमारी सबसे छोटी अभाज्य कौन सी हो गई? 2। दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 3। ऐसे ही तीसरी कौन सी हो जाएगी? 5। तो आपको अभाज्य संख्याएं पता करनी है, तो सबसे छोटी अभाज्य कौन सी हो गई आपकी? 2। अगर इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सम अभाज्य संख्या भी कौन सी है? आपकी 2 है। तो 1 से इन्फिनिटी तक एकमात्र समअभाज्य कौन सी है? 2 ही है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की कि भाई प्राइम नंबर कौन से हैं। तो मैं कहूं कि भाई सबसे छोटे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात कहें तो हम कहेंगे 1 अंक का। कितने अंक का? 1 अंक का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? तो 1 अंक का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है आपकी 11। किसमें? अभाज्य संख्या। किसकी बात कर रहे हैं हम? अभाज्य। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है आपकी 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 101। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है, अभाज्य की बात कर रहे हैं हम, अभाज्य को जरूर काउंट करना, 1009। 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य कौन सी होती है? 1009 होती है। अगर 5 अंक की आपसे पूछने लगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5 अंक की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी? 10007। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। आप इधर देखिए, ये है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य। ठीक है, आपको पूछेगा भैया सबसे बड़ी अभाज्य 1 अंक की कौन सी है? तो सबसे बड़ी अभाज्य 1 अंक की आपकी 7। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य है आपकी 97। आपसे पूछा जाए 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य कौन सी होती है? 997, मतलब 997। 4 अंक की वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य कौन सी होगी? तो वो होगी 9973। ठीक है, आपसे पूछने लगे भी ये 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य भी वेरी इंपोर्टेंट है, वो कौन सी होगी? 99991। ठीक है, ये था हमारा सबसे बड़ी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य। तो इस पर आधारित आपका प्रश्न आता है, तो आप यहां से इस चीज को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा जाता है प्रथम पूर्ण संख्याओं में कितनी बार 1 अंक आता है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि पूर्ण अंक क्या होते हैं। तो आपको पता है पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि भाई मुझे कितनी संख्याएं चाहिए? आपको चाहिए 100 पूर्ण संख्याएं। तो हम कहेंगे पहली तो 0 है, दूसरी 1 है, तीसरी 2 है। इस प्रकार आपकी 100वीं पूर्ण संख्या क्या होगी? 99। ठीक है मेरे भैया, आपकी 100वीं पूर्ण संख्या क्या होगी? 99। अब आप ये देखिए कि भाई आपसे पूछा जाता है कि भाई 1 का अंक, मैं इसे यहां पे कुछ नोट करके लिख रहा हूं, आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक
1 का अंक कितनी बार आता है, अंक कितनी बार आता है। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे ये जो इसकी टोटल संख्या बनेगी ये आएगा 21 बार। कितनी बार आएगा, 21 बार। तो इसका जवाब होने वाला है 21 बार। 1 से 100 तक 1 का जो अंक आता है वो कितनी बार आता है, 21 बार। लेकिन हम बात कर रहे हैं भैया 1 से लेके कहां तक जा रहे हैं, 99 तक, क्योंकि 0 में तो एक अंक है नहीं, तो 99 तक कितनी बार आ जाएगा, 20 बार। कितनी बार आ जाएगा, 20 बार। तो इसका जवाब जो होगा 20 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछने लगे 1 से 100 तक 0 अंक कितनी बार आता है, 0 अंक कितनी बार आता है। तो 1 से 100 तक 0 जो अंक है वो आएगा आपका 11 बार। कितनी बार आएगा, 11 बार। अब यहां से आगे जैसे अंक बच जाएं 2, 3, 5, ये सब अंक कितनी बार आएंगे, तो ये सब अंक आएंगे 20 बार। ठीक है मेरे भाई, आपको ये कंटेंट आपको बिल्कुल सेट करके जाना है कि भाई 1 से 100 तक 1 का अंक आता है 21 बार, 0 अंक आता है आपका 11 बार, 2, 3, 5 ये डिजिट आते हैं आपके 20 बार। ठीक है, बस एक को ध्यान करके जाना, 1 से 100 तक आता है 21 बार, लेकिन प्रथम पूर्ण संख्याओं में कितनी संख्याओं में, 100 पूर्ण संख्याओं में कितनी बार आता है, 20 बार आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एबीसी का औसत वजन 60 किलोग्राम है, यदि ए और बी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो आपको बताना है सी का औसत वजन क्या है। तो सबसे पहली बात है, जो औसत होता है मेरे भाई, औसत होता है आपका योग बटे संख्या। क्या होता है, योग बटे संख्या। ठीक है, अब इसने औसत तो दे रखा है और संख्या कितनी दे रखी है, 1, 2, 3 संख्या भी दे रखी है। मैं यहां से योग निकाल दूं, क्या निकाल दूं, इनका योग। तो योग बराबर होता है मेरे भाई औसत गुणा में संख्या। क्या होता है, औसत गुणा में संख्या। ठीक है, तो ये कह रहा है एबीसी का जो औसत है वो इतना है, तो मैं ये कह दूं ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना होगा। ठीक है, तो कितना है औसत, 60। कितने लोग हैं, 3, कितना बना, 180। ठीक है, अब मैं ये बात कर रहा हूं ए और बी का भी कह रहा है, और ए और बी का भी निकाल लो भैया योग कितना बना। तो हम कहेंगे औसत कितना है, 45। कितने लोग हैं, 1 और 1 2, तो 2 से गुणा कर दिया, कितना बना, 90 है। ठीक, किसका चाहिए, हमें चाहिए सी का। सी का चाहिए तो ये आप घटा दीजिए। ठीक है, ये घटाने पर ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई, सी की। सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से इसे घटा दीजिए, 90 है। तो सी का औसत वजन कितना आ जाएगा, 90 kg। कितना आ जाएगा, 90 kg इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है। पूछा गया है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम कहेंगे भैया जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं आर का जो रेशो है वो है 3:5। ठीक है, आपसे पूछा जाए इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो मैंने कहा जब रेशो की बात होती है तो कांस्टेंट वैल्यू उसमें शामिल नहीं की जाती है। तो मुझे क्या करना है, इसमें सिर्फ इनका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो जवाब हो जाएगा 9:25। तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9:25। ठीक है, तो इसका जवाब जो होने वाला है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब मैं यहां से एक बात और बता दूं, यहां वृत्त की जगह कहने लगे दो वर्गों, क्या मेरे भाई, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात। क्या कहता है यहां पे, भुजाओं का अनुपात। ठीक है, आपसे कहने लगे दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात क्या है, 3:5 है। और कहने लगे उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन हम यहां पे कहेंगे भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। लेकिन इसलिए भुजाओं का अनुपात में यहां मान लो भुजा आपकी ए का जो अनुपात है वो है 3:5। ठीक है दोस्तों, कितना है, 3:5। अब यहीं से हम सॉल्व करेंगे, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो हम इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 9, और इसका भी क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, ऐसे सवाल आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजन को क्या करना है, सरल करना है। सबसे पहली बात है कि आप यहां पर दशमलव को कैसे हटाने वाले हैं। मैं आपको एक अचूक मेथड बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे देखिए
मैंने कहा यहां पर हम इस पॉइंट को चेक करेंगे, फिर इसे चेक करेंगे। ये पॉइंट है 1 2 3 4 5, 5 पे ये है, 5 से आगे 6 7 8 9 10। तो नीचे वाले फंक्शन में हमारे पास कितने पर पॉइंट आ गया? 10 पर। ध्यान रखना है। ऊपर वाले में चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऊपर वाले में भी कितने पर है? 10 पर है। तो कहने का मतलब है हमारा पॉइंट डायरेक्ट क्या हो जाएगा भैया? खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? हमने डायरेक्ट पॉइंटों को काउंट किया, यहां 5 और 5 कितने पर हुआ? 10 पर। ऊपर देखो 3 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। तो 10 पर क्या आ गया आपका? पॉइंट खत्म हो गया। अब यहां से जो वैल्यू बची है मेरे भाई, वो सीधी सीधी इसमें रख लीजिए। तो ये वैल्यू बची है आपकी 81, नेक्स्ट बची है आपकी 64, और नेक्स्ट बच रही है आपकी 9, और कितनी बची है आपकी? 21। और नीचे क्या बचा है भैया? नीचे बचा है आपका 7 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है? 21। 21 से 21 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से इसे सोल्व कर लीजिए। अगर हम ये कहें ये किसका स्क्वायर है? 9 का, तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा? 9। ये 8 का स्क्वायर है तो यहां से 8, और ये 3 का स्क्वायर है तो यहां से 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9 8 72, और ये बन जाएगा 216। जवाब क्या होने वाला है? 216। तो इसका जवाब आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 36 है। अगली पारी में वह 70 रन बनाता है और उसका नया औसत क्या होगा? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, औसत जो है मैं उसे आप डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। औसत जो होता है वो होता है, आपने पढ़ा है, देखा है कि भाई योग बटे क्या होता है? संख्या। ठीक है, योग बटे क्या होता है? संख्या। अगर मैं संख्या से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ औसत का जो हम डिफाइन कर पाए तो ये हो गई प्रत्येक की वैल्यू। प्रत्येक का मान ही क्या कहलाया? औसत कहलाया। प्रत्येक का मान समझो। इसने कहा है 16 पारियों का एक बल्लेबाज का औसत 36 है, तो इसने कहा है प्रत्येक का मतलब 16 पारियों में प्रत्येक पारी का मान कितना हो गया? 36 हो गया। 16 पारियों में प्रत्येक पारी का मान कितना हो गया? 36। ये कहता है जो औसत होता है वो प्रत्येक का मान होता है। प्रत्येक का मतलब जो भी आर्टिकल नीचे दिया है, तो ये कह रहा है प्रत्येक पारी का मान कितना हो गया? 36। और ये कह रहा है भाई ये अगली पारी में, और पारी अगली कौन सी हो जाएगी? 17वीं। कौन सी हो जाएगी? 17वीं। और 17वीं पारी में कितने रन बनाता है? 70 रन बनाता है। ठीक है, अगर मैं ये कहता प्रत्येक पारी में इसका औसत 36 है और ये 17वीं पारी में भी कितने रन बनाता? 36, तो मेरे भाई औसत में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर ये 17वीं पारी में भी कितने रन बनाता? 36, तो औसत में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक का मान ही क्या कहलाता है? औसत। लेकिन इसने रन कितने बनाए हैं? 70। तो कितने फालतू बनाए हैं? तो इसने फालतू बनाए हैं 34। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसने 17वीं पारी में कितना रन फालतू बनाया है? 34 रन। तो मैं ये कहूंगा कि इसका अगर मैं 34 रनों का एवरेज निकालूं तो 34/17 बराबर कितना हुआ? 2। तो इतने औसत कितना बढ़ा दिया है? 2 का औसत बढ़ा है मात्र। 2 बढ़ा दो किस में? 36 में। तो जवाब कितना हो जाएगा? 38। हाँ या ना? इसने कहा औसत जो होता है प्रत्येक का मान होता है। अगर ये 17वीं पारी में भी 36 रन बनाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसने फालतू कितने बनाए हैं? 34। तो 17 से डिवाइड कर दो, कितना औसत बढ़ाया है इसने? 2 का औसत बढ़ाया है। ठीक है, 2 औसत बढ़ा दो 36 में, तो कितना बनेगा? 38। चलिए जी, ये कह रहा है एक परिवार के 12 सदस्यों का औसत 55 किलोग्राम है। यदि एक नए सदस्य का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए सदस्य का औसत भार बताओ। ठीक है, यह कह रहा है कि भाई प्रत्येक आदमी, 12 सदस्यों का औसत भार कितना है? 55 किलोग्राम है। तो मैंने कहा है कि जो औसत होता है, क्या जी? औसत जो होता है वो प्रत्येक का मान होता है। प्रत्येक का मान ही क्या कहलाता है? औसत। तो मैं ये कहूंगा प्रत्येक सदस्य की जो आयु है वो कितनी है? 55 है। समझना। और मैं ये कह रहा हूं कि नया आदमी अगर आ जाए तो नया आदमी कितना कौन सा बनेगा? ये 12 थे तो ये कौन सा आदमी आएगा? 13वां। कौन सा आदमी आएगा? 13वां।
और इसने क्या बढ़ा दिया, एक औसत बढ़ा दिया, मतलब प्रत्येक पे एक एक वैल्यू बढ़ा दी। कितने लोगों पे बढ़ाई है, 13 लोगों पे। अगर 13 लोगों पर एक एक बढ़ा है तो 13 इसमें जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 13 और 55 68। तो हम कहेंगे भैया 13 प्लस 55, ठीक है। तो जवाब क्या हो जाएगा, 68। बहुत छोटा सा लॉजिक है। औसत जो होता है प्रत्येक का वैल्यू होता है, और ये कह रहा है कि भाई एक नया आदमी आता है और औसत बढ़ा देता है एक, मतलब प्रत्येक पर एक एक वैल्यू बढ़ा देता है। आदमी कितने, 13, 13 पर एक एक वैल्यू बढ़ी तो टोटल कितनी बढ़ेगी, 13। तो औसत में उतनी ही जोड़ देंगे। औसत 55 था, 13 और जुड़ गई तो कितनी हो गई, 68 हो जाएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। औसत जो होता है प्रत्येक का मान होता है, ठीक है, सबको मतलब बराबर वैल्यू रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो संख्याओं का औसत 15 योग, सॉरी, दो संख्याओं का योग कितना है, 15। उनका अंतर उनके योग का 1/5 है। आपको बताना है दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, एलसीएम बताना है। इसने कहा है भाई x + y मान लें और इनका योग कितना कहा है, 15 है। तो ये कह रहा है इनका जो अंतर है, तो अंतर आप निकाल लीजिए, x - y योग कितना है, 15, 15 का कितना है, 1/5, कितना आया, 3, ठीक है। अब यहां से संख्या निकाल सकते हैं, निकाल दो जी। संख्याएं क्या बनेगी, मान लो x चाहिए तो यहां से 2x जोड़ दो तो ये कट जाएगा, तो 15 और 3 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। अगर x 9 है, अगर x 9 है तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये 15 बन जाए, तो कितना जोड़ेंगे, 6। अगर आपका x का वैल्यू कितना आया है, 9, तो इसमें कितना जोड़ें कि 15 बन जाए, तो 6 जोड़ दें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। आपके पास x और y दोनों संख्याएं आ गई। ये कह रहा है इनका एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा, 18। तो यहां से देख लो एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। दूसरा तरीका क्या था, हम इसे नहीं निकालते, तो हम देखते हैं कि भाई एक संख्या हम निकाल चुके, कितनी है, 9 है। तो 9 से कौन सी संख्या इसमें डिवाइड होती है, तो एकमात्र सी ही क्या होता है, डिवाइड होता है। तो दूसरी संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं थी। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 46 है, ठीक है जी। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 46 है। पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। नोट करके लिख लीजिएगा इस बात को, कभी और कहीं क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंज कर दे कि कभी भी क्रमागत संख्याओं की बात करता है, क्रमागत संख्याएं, ठीक है। तो क्रमागत संख्याओं में अगर औसत दे रखा है किसी भी प्रकार की, चाहे वो सम कहे, विषम कहे, चाहे क्रमागत कहे, तो कभी भी उनका औसत दे रखा है तो लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का जो औसत होगा वो सदैव जो दिया गया औसत है वही जवाब होगा। कितना दे रखा है, 46, तो औसत आपका 46 ही रहेगा, ठीक है। औसत चेंज नहीं होता है। कह रहा है 10 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 46 है। तो हम यहां फर्स्ट और लास्ट संख्या निकाल लें तो उनका भी औसत सदैव क्या रहने वाला है, 46। करने का तरीका मैं बता देता हूं, करेंगे कैसे। इसे करने का तरीका यह है कि भाई 10 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 46। तो मैंने कहा 10 का औसत है 46, इसमें से 1 कम कर दीजिएगा बेटा। कितना कम करना है, 1। तो बचेगा कितना, 9। क्या बचेगा, 9। जो ये 9 बचा है तो मैं इसमें से 9 एक बार घटाऊंगा और एक बार 9 इसमें ऐड कर दूंगा। 9 घटाने पर 46 में से 9 गया तो यहां से बनेगा बेटा 37। कितना बनेगा, 37। तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या है, इसकी छोटी संख्या। 9 ऐड कीजिएगा तो बनेगा 55। तो ये इसकी बड़ी संख्या है। कौन सी संख्या निकल के आएगी, बड़ी संख्या, ठीक है। जब भी आपको 10 क्रमागत विषम और सम किसी भी की बात करता है तो हम संख्या में से 1 कम करेंगे तो कितना बनेगा, 9 बना है 9। तो अब एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे। जोड़ने और घटाने पर छोटी संख्या निकलेगी और जोड़ने पर इसकी बड़ी संख्या निकलेगी। अब मुझे औसत चाहिए तो दोनों को जोड़ दो। औसत चाहिए तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2 औसत आता है। तो हम कहेंगे 37 प्लस 55 बटे क्या करेंगे, 2। यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से 2 और ये 9। कितने से भाग करना है, 2 से। 2 से भाग किया, 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12 है। तो आपका जवाब वही आएगा जो यहां पर दे रखा था,
ठीक है, तो इसमें टाइम खोटा करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे, अगर आपसे कहता छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या करते हैं, इस प्रकार निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या इस प्रकार निकाल सकते हैं। कहता दोनों का योग, तो दोनों का योग आपका 92। चलिए, ये क्या है, 9 के प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। हम कहेंगे भाई 9 के प्रारंभिक 20 गुणज, तो मैं ये कहूंगा तो पहला गुणज 1 होगा, दूसरा गुणज 2 होगा, तीसरा 3 होगा, डॉट डॉट लास्ट का कितना होगा 20। लेकिन ये कह रहा है कि भाई हमें 9 के चाहिए, तो 9 की गुणा यहां कर दो, तो 9 से पहला गुणज क्या बनेगा 9, ठीक है, और 9 से अंतिम गुणज क्या बनेगा, यहां पे गुणा कर लो तो कितना बनेगा 180। ठीक है, मैंने औसत बताया। तो लास्ट औसत दो प्रकार से निकाल सकते हैं, तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे क्या कहें दे 2, तो कितना बनेगा, तो फर्स्ट आपका 9 है और लास्ट आपका 180 है। ठीक है, तो कितना बनेगा, बटे क्या करना है 2, 189 बटे 2, तो ये आ जाएगा 2 नाम 18, 2 चौक 8.5, 94 पॉइंट क्या होगा 5 इसका जवाब होगा। अगर आप इसे सिस्टम से करते हैं, तो सिस्टम का मतलब है पहला गुणज 9 एकम 9, दूसरा गुणज 9 दूनी 18, तीसरा गुणज 9 3 27 और लास्ट गुणज होगा 180। ठीक है, तो आप इस प्रकार से करते, पहला 9, दूसरा 18, तीसरा 27, डॉट 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 180। ठीक है, कितने गुणजों की बात की है, तो आपने गुणजों की है 20। ठीक है, तो 20 में आप इनका सम निकालेंगे और सम को किससे भाग कर देंगे, आप 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आप टाइम खो सकते थे। ठीक है, ये तरीका बेस्ट है, आसान तरीका है। पहला 9 होगा, लास्ट का 180 होगा, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, सीधे सीधे ऑप्शन क्या आ जाता है आपका, बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए जी, एक व्यक्ति का वजन गलती से 63 किलोग्राम के बजाय 83 प्रविष्ट हो गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप लोगों के एक समूह के औसत वजन में 500 ग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो गई, तो समूह में लोगों की संख्या क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है। क्या होगा, तो लोगों की जो संख्या होगी, तो संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे, जो इसमें चेंज हुआ है, इनके औसत वजन में जो चेंज हुआ है, जो गलती से वजन में चेंज हुआ है, तो चेंज कितना हुआ है 83 और 63 का क्या ले लेंगे अंतर, 83 और 63 का क्या ले लेंगे अंतर, और जिस अंतर से बढ़ा है वो रखेंगे नीचे। ठीक है, तो ये था किलोग्राम, ये क्या है भैया किलोग्राम, लेकिन ये क्या है आपका ग्राम। इसे सॉल्व कर लीजिए, यहां से बनेगा 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम को अगर ग्राम बनाएंगे तो 1000 और बटे क्या हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। तो यहां से इसे सॉल्व कर दीजिए, यहां से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से कितनी बार 4 बार, तो जवाब कितना आ जाएगा 40। तो जवाब कितना आ जाएगा 40। बहुत ही आसान था भाई, गलती से इतना हुआ है तो गलती हुई है आप पे 20 किलोग्राम की, कितने किलोग्राम की 20 की, यहां जो वृद्धि हुई है उसी वृद्धि से इसे भाग कर दीजिएगा। 20 किलोग्राम को किससे भाग करना है 500 ग्राम से, किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, टोटल कितना आ गया 40। 3 बच्चों की औसत लंबाई 56 किलोग्राम है, सॉरी 56 सेंटीमीटर है, उनकी लंबाइयों का अनुपात 7, 8, 9 है, तो तीनों की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है 7 है, 8 है, 9 है, तीनों की लंबाई बतानी है। तो अगर आप इसे कर सकते हैं तो कर दीजिए। ये कह रहा है कि 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों की संख्याओं का योग निकाल दो, तो आपस में 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करने पर यहां पे क्या जवाब आ जाएगा, 3 6 18, 3 15 15 और 1 16। ठीक है, तीनों की संख्याओं का योग, तीनों का योग निकालेंगे तो तीनों का जो योग है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 56 गुणा 3 बराबर 168। अगर तीनों का योग 168 इसमें दिख जाता है तो वही क्या हो जाएगा जवाब। देखिए 2 और 8 10, 10 और 4 14 है, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए 8, तो ये क्या हो गया गलत। ठीक है, इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए 8, तो ये क्या हो गया गलत। 6 4 10, 10 और 2 12 है, तो यहां भी इकाई का अंक 2 आया है, तो ये भी क्या हो गया गलत। इसे करिए 5 और 5 10, तो इकाई का अंक 0, तो ये भी क्या हो गया गलत। मैंने सॉल्व नहीं करना बताया, सिर्फ आपको बताया कि ऑप्शन को कैसे काट रहे हैं। यहां से देखिए कि भाई 49, 9 और 6 15, 15 और 3 18, तो जवाब यही क्या हो जाएगा आपका सही। ठीक है, निकालेंगे कैसे, तो निकालने का तरीका यहां से 7 8 और 9, तो ये कह रहा है इनका योग देखेंगे 9 और 8 17 और 7
24 होगा, 24 की वैल्यू कितनी है 168, 24 की वैल्यू कितनी है 168। और इससे ये कितनी बार जाएगा, तो इससे ये इसमें भाग लगाएंगे तो 7 बार ये जाएगा, इतनी गुणा यहाँ लगाएंगे 7 की, इतनी गुणा यहाँ लगाएंगे 7 की, और इतनी गुणा यहाँ लगाएंगे 7 की। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 49 निकल के आएगी, यहाँ से आपका 56 निकल के आएगी, और यहाँ से इसकी लंबाई कितनी निकल के आएगी 63। तो आपका जवाब आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, तीनों का योग निकाल लेते, तीनों के योग में इकाई का अंक कितना बनना है 8। तो ये पहले 3 तो वैसे ही कट गए इकाई के आधार पर, यही क्या हो जाता है जवाब। ठीक है, चलिए जी, 15 परिणामों का औसत 21 है, उनमें से पहले 7 का 21 और अंतिम 7 का 20 है। आपको 8वां परिणाम बताना है। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, 15 परिणामों का औसत कितना है 21, तो 15 का योग कितना हो जाएगा, तो गुणा लगा दो, 15 एकम 15 दूनी 30 और 1 31, 15 का योग हो गया सीधे सीधे 31। कह रहा है 7 परिणामों का 21 है, तो 7 का 7 गुणा 21 बराबर कितना हो जाएगा 147। ठीक है, अगले अंतिम 7 का कितना है, तो अंतिम 7 का कितना है भैया 20, कितना हो जाएगा 140। दोनों को जोड़ दो, ये बन जाएगा 287। कितना बन गया भैया 287। इसने कहा है हमारे पास ऐसे कुल कितने परिणाम थे, ऐसे 15 थे, 7 एक तरफ आ गए, 7 एक तरफ आ गए, तो बीच में बचा 8वां परिणाम। ठीक है, बीच में कौन सा बचा है 8वां। तो ये कह रहा है अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं, कि भाई मैं इसमें से इसे घटा दूं 315 माइनस 287, तो आपका 8वां परिणाम आ जाएगा। तो घटा दीजिए, 15 में से 7 गए तो 8, और इकाई के अंक पे एक ही जगह 8 है, तो इसलिए जवाब क्या हो जाएगा 28। ठीक है, 15 में से 7 गए तो 8, तो इकाई के आधार पे ही निकल जाएगा, यहां से बता 0 तो 8 जाएगा, तो 10 में से तो बचेगा 2। ठीक है भैया, तो आप इसे इकाई के आधार पे भी करके आ सकते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है, 2 को निकालने के बाद एक नया औसत क्या होगा। ये कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इनका जो औसत है, औसत एक आधार पे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो औसत होता है एक प्रकार का, औसत जो होता है बेटा एक प्रकार का मध्य वैल्यू भी होता है। कैसी वैल्यू, मध्य की वैल्यू, मध्य की संख्या। तो मैं यहां से औसत निकालूं तो इसका औसत कितना होगा, मध्य की संख्या 3 है, तो औसत 3 है। अब मैं ये कहूं भाई इनका योग, तो योग बराबर होता है, योग बराबर होता है एवरेज गुणा में नंबर। ठीक है, तो कितना है भैया 5 संख्याएं, कितनी संख्याएं 5 गुणा 3, तो योग कितना हो गया 15। आप इनको जोड़ सकते थे, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15। लेकिन ये कह रहा है इसमें से 2 हटा दें, तो 2 हटाते हैं तो योग कितना बना यहां से 13, योग कितना बना 13, और संख्याएं कितनी रह गई 1 2 3 4, तो हम कहेंगे औसत। ठीक है, तो हम कहेंगे औसत भी 15 माइनस 2 बटे संख्याएं थी 5 माइनस 1, तो कितनी बन गई 13 बटे 4। 4 से कितनी बार जा रहा है 3 बार, 2 और 5, तो जवाब क्या हो जाएगा 3.25 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। ठीक है, आप इसे मेरे तरीके से कीजिएगा कि भाई कोई राशि है और हो जाती है या हो गई, क्या बन जाती है मिश्र धन। क्या बन जाती है बेटा, मिश्र धन बन जाती है। तो ये कह रहा है मैं इस 1500 को थोड़ी देर, कुछ भी मान सकते हो आप, आपका जो मन करता है। मैंने मान लिया 100 थी, कितनी थी 100, और कितने समय में आपसे समय पूछा जाता है 4% की दर से क्या हो जाती है दुगनी, तो कितनी हो गई ये दुगनी। लेकिन किस दर से हुई है बेटा, ये दर है आपकी 4%। कितनी है 4%। अगर आपको समय निकालना है तो समय निकालो ब्याज बटे दर। ठीक है, और चीजें कट जाएंगी, तो ब्याज कितनी आएगी यहां से निकाल दो, तो यहां से ब्याज बनी आपकी 100, दर कितनी है 4, तो 100 बटे 4 लगा दो बेटा, कितना आ जाएगा यहां से 25 वर्ष। बहुत छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई कोई राशि, इसे थोड़ी देर भूल जाओ, ये सिर्फ चीजों को आपको डराने के लिए कभी कभी प्रयोग कर लेता है। ये कहता है कि कोई राशि कितना हो जाती है, दोगुना हो जाती है। अब राशि इसने 1500 दे रखी है, आप उस हिसाब से कर लेते। चलो मैं इसी हिसाब से कर लेता हूं, आपके हिसाब से मान लेता हूं कि राशि कितनी है 1500। अब समझना इसी बात को, और दोगुनी हो जाती है तो कितनी हो गई 3000, हो गई कि नहीं।
यहां से कितना ब्याज मिलेगा आपको? 1500 मिलेगा कि नहीं? ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला आपको 1500। अब मैं प्रॉपर मेथड लगाता हूं। समय बराबर जो होता है भैया SI गुणा 100 बटे P इंटू आर, P इंटू आर। अब एक बात समझिए मेरे भाई कि भाई यहां से SI और आपका जो मूलधन है दोनों क्या है? सेम है। तो मैं यहां रख देता हूं ये 1500 गुणा 100 बटे आपका मूलधन भी 1500 और रेट कितना है? 4। तो ये वैल्यू क्या हो गई? कट गई। ये वैल्यू कैसी हो गई? आपकी कट गई। तो आपको जब ये ऐसा गुना में पोर्शन होता है तो आप 100 मान लीजिएगा। क्या मान लेंगे? 100। और 100 को किससे डिवाइड कर देंगे? सीधे दर से डिवाइड कर देंगे। अगर समय दे रखा होता तो हम समय से डिवाइड कर देते, दर आ जाता। दोनों एक दूसरे के विपरीत आ। ठीक है, तो इसका जवाब सीधे सीधे आपने यहां से निकाला तो कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम खोटा करने की जरूरत नहीं है, इस वाले मेथड से डायरेक्ट करिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और उसे 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का व्यास पता करना है। सबसे पहली बात है, किसी का भी जो व्यास होता है, व्यास बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई में उसकी रेडियस। ये व्यास होता है। तो कहने का मतलब है पहले हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई? रेडियस चाहिए। तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि भाई अगर हम 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघला रहे हैं तो ये मान लीजिए आपका गोला है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है कितनी है? 10 है। और गोले का जो आयतन है, जब किसी चीज को पिघलाया जाता है तो हम उसमें आयतन की बात करेंगे। तो जो आपका आयतन है, जो वॉल्यूम में है, आयतन बराबर जो होता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यू होता है भैया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई अब जो एक इस गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, मान लो ये शंकु है, इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई दे रखी है 10। आपसे पहले यहां से रेडियस निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? रेडियस। चलिए जी, तो आपको सबसे पहले यहां से बात यह है कि भाई अगर इसे पिघलाकर जो भी मटेरियल बनेगा उसे बनाएंगे इसी मटेरियल से, तो दोनों का आयतन क्या रहने वाला है? समान। तो इस केस में इनके जो आयतन होते हैं, इनका जो वॉल्यूम होता है, इसके वॉल्यूम के बराबर ही होगा। आयतन क्या होगा? दोनों का समान होगा। तो हम कहेंगे भाई इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से पाई बाई थ्री कांस्टेंट वैल्यू है तो कट जाएगी। अब यहां से वैल्यू रख दो, यहां से आर की वैल्यू, तो 4 गुणा 10 की पावर 3 बराबर आर का स्क्वायर गुणा इंटू में 10। यहां से सॉल्व करेंगे, 10 से 1 पावर कम हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कर दो तो ये बन जाएगा आपका यहां से 400 बराबर क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं इसे सॉल्व करके कि भाई आर स्क्वायर बराबर आया 20 का स्क्वायर। भाई ये किसका स्क्वायर है? 20 का। तो मैं कहूंगा पावर से पावर कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी यहां से। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 20। और ये किसकी आर आई है? तो ये आई है आपकी शंकु की। ठीक है, तो शंकु की वैल्यू रेडियस जो आई है 20, तो व्यास हो जाएगा 2 गुणा 20। तो कितना व्यास बनेगा? 40 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? करेक्ट जवाब। ठीक है, तो हम किसी भी चीज को अगर पिघलाएंगे तो उनके वॉल्यूम क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। चलिए जी, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया। कह रहा है कोई संख्या है और उसे 3003 से क्या किया गया है? गुणा किया गया है। उसके बाद उसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्ती द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से भी विभाजित किया गया। यह कह रहा है भाई कोई संख्या है, मान लो n है, और इसे 3003 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, और कह रहा है फिर इन संख्याओं के एलसीएम से किस संख्या का? 7 का, 11 का और 13 के एलसीएम से क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। और साथ ही किस संख्या से डिवाइड किया गया है? साथ ही डिवाइड किया गया है भैया इसे स्वयं से। स्वयं का मतलब है n से डिवाइड किया है, तो n से n कट जाएगा। तो इनका जो एलसीएम है भैया, इनका जो एलसीएम है, एलसीएम बनेगा 1001। सॉरी, कितना बनेगा? 1001। इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना बनेगा? 1001। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि भाई इनसे डिवाइड कर रहे हैं और इसे खुद n से भी डिवाइड कर रहे हैं, तो n से तो n क्या हो जाएगा? कैंसिल।
और इनका एलसीएम क्या बनाया 1001। तो अब 1001 से इसे डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा 3 बार। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इसे आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यूपी कांस्टेबल 2019 का ही एग्जाम्पल है। चलिए जी, ए बी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए सी इस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, आपको बताना है तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई आपको बताइए, तो ये कह रहा है ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 12, बी प्लस सी कर रहे हैं भैया 16 और सी प्लस ए कर रहे हैं भैया इसे 24 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में। सबसे पहली बात है कि अगर आपको यहां पर कार्य डिसाइड करना है तो इनका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम ही इसका क्या बनेगा कार्य। एलसीएम ही क्या बनने वाला है कार्य। तो एलसीएम क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर एलसीएम डिसाइड करना है तो आप बड़ी संख्या को एलसीएम डिसाइड कीजिए। कितनी है 24। ठीक है, क्या 12 से डिवाइड है। हाँ जी 12 से डिवाइड है, तो 12 से तो कोई लेना देना है नहीं। भाई क्या 16 से डिवाइड है, तो हम कहेंगे भैया 16 से डिवाइड नहीं है। 24 16 से डिवाइड नहीं है। 24 16 से डिवाइड क्यों नहीं है, क्योंकि 16 जो बनाए 8 गुणा 2 से बनाए। किससे बनाए 8 गुणा 2 से। तो मैं ये कहूंगा भैया क्या ये 8 से डिवाइड है। हाँ 8 से डिवाइड है, इसकी जरूरत नहीं है। तो 8 से डिवाइड गया तो कितनी बार गया 3 बार। तो 3 बार गया तो 2 से डिवाइड होगा 3 नहीं होगा, इसलिए इसमें कितने की जरूरत है 2 की। या मैं ये कह देता जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या कौन सी है 24, क्या इन सब से डिवाइड है नहीं। तो इसका पहाड़ा पढ़िए 24 दूनी 48, क्या इससे डिवाइड है। हाँ जी, क्या इससे डिवाइड है। हाँ जी, तो आपका एलसीएम क्या बन जाएगा 48। क्लियर है। और इसी को क्या मान लेंगे हम कार्य। ठीक है, अगर ये जो है ए और बी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो इनका एक दिन का काम आ जाएगा 4। ये है 1 डे वर्क। ठीक है, एक दिन का काम। अगर ये 16 दिन में करता है तो इसका एक दिन का काम बनेगा 3। और ये अगर इसे कितने दिन में करता है 48 काम को 24 में करता है तो ये बनेगा एक दिन का काम 2। ठीक है, अब हम यहां से क्या देखने वाले हैं कि भाई हमने देखा ये तीनों का एक दिन का काम यहां से देखें। ठीक है, तो 4 और 3 7 और 2 9, लेकिन आदमी कितने हुए 2 और 2 4 और 2 6। तो आदमी बने 6, जैसे 2 ए बनेगा, 2 ही बी बनेगा और 2 ही सी बनेगा। तो इस प्रकार से 2 2 के हिसाब से मैं क्या करता हूं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं। तो आदमी फिर भी कितने 1 2 3 में 2 से गुणा किया 6 ही बना। चाहिए किसका सिर्फ हमें कि भाई तीनों मतलब ए बी सी तीनों मिलकर। तो ए बी सी का एक दिन का काम निकाल दो। ए बी सी का एक दिन का काम बनेगा 3/2 9/2। और किसका चाहिए हमें 48 का। तो मैं ये कहूंगा आप इसे डिवाइड कर सकते हैं तीनों मिलकर 48/9 और गुणा क्या करना है 2। तो 18 दूनी 96 बटे कितना है 9। तो भाई 9 से कितनी बार जा रहा है 10 बार। तो 10 9 धाम 90 कितना है 6 9 छींक 54 9 सत्ते 63। तो ये आ जाएगा आपका 6 पॉइंट समथिंग 0.67 10.67 क्या हो जाएगा इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छात्र 68 के बजाय 88 के रूप में अंक दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक कितने से बढ़ गए हैं 0.5 से बढ़ के आए। तो मैं इसे पहले बता चुका हूं कि अगर आपको यहां से छात्रों की संख्या पता करनी है तो ऊपर वालों का चेंज देखेंगे। ऊपर वालों का चेंज कितना है, तो यहां से भी 88 में कितने बढ़े हैं 68 से, तो ये बढ़ा है 20। एवरेज कितना बढ़ा है 0.5। तो 20 को 0.5 से क्या करना है डिवाइड करना है। 20 को 0.5 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो यहां से पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लगा दो। 5 से कितनी बार 5 चौक 20। तो कितना जवाब आ जाएगा 40। तो जवाब हो जाएगा इसका 40। ठीक है, अगर संख्या निकालनी है। चलिए जी, राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाता है। तो बताना है उनकी उम्र के बीच का अंतर कितना है। तो साथियों हम कह रहे हैं कि भाई एक राम है और एक श्याम है, अनुपात कितना था 4:5। ठीक है,
कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद, तो अनुपात हो जाएगा 6:7। सबसे पहली बात है कि ऐसे प्रश्नों में आपको अनुपात ऊपर रखने और जो चीजें दे रखी हैं उसे सबको नीचे रखना है। ये कह रहा है कि भाई 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद कह रहा है? 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद ये बढ़ा है, 6 वर्ष बाद ही 6 वर्ष ये ही बढ़ा है, तो दोनों के बीच का गैप कितना है? यहाँ पे 2, यहाँ भी कितना है? 2। इसका मतलब है बात सही आ रही है। एक चीज और चेक कर लेंगे, यहाँ गैप कितना है? 1, यहाँ गैप कितना है? 1। तो ये बात अगर सही है, ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम है, तो हमें इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से यहां तक का गैप दिया इसका 2, लेकिन दोनों का दिया कितना है? 6। मतलब 2 की वैल्यू कितनी है? 6। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो आपको बताना है कि भाई दोनों की उम्र के बीच का अंतर, तो यहां इसकी 4 थी और इसकी 5 थी, अंतर कितना है? 1, और 1 की वैल्यू ही कितनी है? 3। तो 3 की गुणा यहां लगाओगे तब भी जवाब क्या आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। दोनों की उम्र का अंतर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। ठीक है, चलिए। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 21 रुपये था, इस पर सेल के दौरान उत्तरोत्तर 20%, 15% की छूट दी गई थी। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, उत्तरोत्तर का मतलब है लगातार या क्रमागत। तो कितने रुपए पर दी गई थी? 2100 रुपये पर। ठीक है, पहली छूट है 20%, तो इसका मतलब है 20 हटा के कितने परसेंट पे बेच रहा है? 80 पे। दूसरी छूट है 15, तो 15 की बजाय कितने परसेंट पे बेच रहा है? 85 पे। ठीक है मेरे भाई, तो ये वैल्यू निकाल दीजिए। तो भाई इसका 80% बटे 100 लिख लेंगे, इसका 85 तो 85 बटे 100 कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए। 100 से 2 जीरो यहाँ कट गई, 1 जीरो यहाँ से ये कट गए। 5 से इसे 17 बार हटा दो, और 5 से इसे 2 बार, और 2 से इसे 4 बार। ठीक है, अब यहां से हम इकाई के अंक पर देख सकते हैं कि भाई हमारे पास 21 बना, 4 बना और 17 बना। 7 चौक 28, 8 एकम 8। तो इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो इकाई का अंक केवल एक ही पोजीशन पे आ रहा है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1428। आप इसकी गुणा कीजिएगा, 21 चौक 84 और 17 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा? 1428 ही इसका क्या बनने वाला है? जवाब। ठीक है, इकाई का अंक आपके लिए बहुत ही की पॉइंट साबित हो सकता है, तो ध्यान से कीजिएगा। चलिए जी, बात कर लेते हैं। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा करता है, जबकि स्तर काम को पूरा करने में 20 दिन लेता है। एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से, कह रहा है कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले, कह रहा है कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले कौन छोड़ देता है? रक्षा कार्य छोड़ देती है। स्तर कितने दिन कार्य करता है? स्तर कितने दिन इस पर कार्य करता है, ये हमें बताना है। तो हम कहेंगे भाई आपको रक्षा की जगह हम कहेंगे R। कितने दिनों में करता है? 12। स्तर कितने दिनों में कर सकता है? 20। आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के 2 तरीके बताए। बड़ी संख्या को एलसीएम देखें, अगर इससे डिवाइड है तो वही एलसीएम होगा, अन्यथा इसका पहाड़ा पड़े तो 20 दिया 60, और 12 पंजी 60 क्या हो जाएगा? एलसीएम। इससे भाग दिया तो इससे भाग गया 5 बार, तो इसलिए 1 दिन का काम है, 1 डे वर्क। ये क्या है भैया? 1 डे वर्क है। और इसका 1 दिन का काम कितना है? 3। ठीक है, इसका 1 दिन का काम कितना है? 3। ये कह रहा है कि भाई दोनों मिलके काम करते हैं, तो दोनों मिलके कितना करते हैं? 1, 8। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 8। दोनों ने मिलकर शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। किसने छोड़ा है भैया? रक्षा ने छोड़ा है। रक्षा कौन है? ये वाला। ठीक, अगर इसने 4 दिन पहले छोड़ा है तो भैया इनके लिए काम क्या कर दिया? भाई साहब के लिए काम क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। कितने दिन का? 4 दिन का काम बढ़ा है। कितना काम बढ़ा है? 20। कितना काम बढ़ा है? 20। तो आप इसमें 20 काम बढ़ा दो, तो काम बन जाएगा 60 प्लस 20 बराबर 80। कितना काम बन जाएगा? 80। तो आपका जो कार्य बन गया वो 80 बन गया। किससे भाग करना है? दोनों से भाग करना है, तो दिन लगेंगे 80/8, तो जवाब हो जाएगा 10 दिन। किसने काम किया है भैया? स्तर ने काम किया है। 10 दिन किसने काम किया है? स्तर ने इस पर 10 दिन काम किया है। पूछता रक्षा ने कितने दिन बाद छोड़ा, तो रक्षा ने देखो कितने दिन बाद छोड़ा, काम कितने दिन चला है? 10 दिन। कितने दिन पहले छोड़ दिया था? 4, तो 4 घटा दो, तो ये रक्षा का आ जाता 6 दिन। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? 10। ठीक है, चलिए जी। 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु को 104.5 रुपए में बेची गई। ठीक है,
कितनी छूट की पेशकश की गई है? तो छूट क्या है भाई, इतने रुपए की वस्तु थी, इतने रुपए में बेची, तो ये कह रहा है यहां से यहां तक टोटल छूट दी है 5.5 की। ये छूट है रुपयों में, परसेंटेज बनाना है तो